आज हम हिंदी अनिवार्य में निबंधकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित निबंध ठेले पर हिमालय का अध्ययन करेंगे। ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती के निबंध संग्रह से लिया गया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने कौसानी की यात्रा और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। हम निबंध के बारे में जानने से पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। तो धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया, यानी सभी विधाओं में अपनी रचनाएं रची। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए, यानी धर्मयुग पत्रिका से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष और भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आगंत्य, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, कबंद गली का आखिरी मकान, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, कहानी अकहानी पश्यंती प्रमुख इनके निबंध संग्रह है। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण, यात्रा विवरण विधा में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता। ये तो हुआ धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय। तो आपको साहित्यिक परिचय निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत तैयार करना है। अब आगे देखिए, प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता यानी बिल्कुल सुनसान और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है, यानी मन को सुंदर लगने वाला वर्णन किया है। सोमेश्वर घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव होता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान होता है, यानी जब इस निबंध को पढ़ते हैं तो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वह उसके समक्ष उसका सौंदर्य प्रत्यक्ष होता है, सजीव दिखाई देता है। तो आगे निबंध देखिए। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। डॉक्टर भारती ने कहा है, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का नाम क्या रखा है? ठेले पर हिमालय।
और यह अत्यंत आकर्षक शीर्षक है, प्रभावशाली। इस शीर्षक को उन्हें तलाश नहीं करना पड़ा, ढूंढना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा है कि यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, उन्हें इसे तलाशना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। यानी यह जो विषय है उन्हें अपने आप ही मिल गया, अभी कल की बात है। इस विषय का ज्ञान उन्हें केवल कल ही पता चला। एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। ठेले पर बर्फ की सीलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है, यही बर्फ तो हिमालय की सुंदरता है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया। कौंध जाना यानी जाग जाना, चमक जाना। ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें, यानी बिना किसी आकार की और प्रभावहीन लिख डालें। शीर्षक मौजू है। शीर्षक कैसा है? मजेदार है। और अगर नई कविता से नाराज हो तो सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। यदि आपको नई कविता लिखना पसंद नहीं हो तो कोई सुंदर गीत भी लिखा जा सकता है। इस बर्फ को डांटे, उतर आओ। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि ठेले पर जो लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर लेखक के मित्र को हिमालय की सुंदरता याद आ गई। और यहाँ पर लेखक ने हिमालय की शोभा और उसकी सफ़ेदी शीतल बर्फ है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि एक विक्रेता बर्फ की सिल्लियाँ ठेले पर लाद कर लाया और उसमें से भाप निकल रही थी। लेखक के एक मित्र जो कि अल्मोड़ा निवासी थे, उपन्यासकार मित्र को उनको देखकर हिमालय की बर्फीली चोटियों की याद आ गई और उन्होंने इसका कारण बताया। उनके मन में शीर्षक प्रकट हो गया, ठेले पर हिमालय। और लेखक ने इन बातों को इस कारण बताना चाहते हैं कि श्रोता या पाठक यदि नई कविता का कवि है तो इस शीर्षक पर 200 से 300 उल्टी सीधी कविता की पंक्तियां लिख सकता है। और यदि उसको नई कविता ना पसंद ना हो तो वह सुंदर गीतों की रचना भी कर सकता है और अपने गीत में वह बर्फ से सीधा संवाद कर सकता है। वह इसको डांट कर कह सकता है कि वह हिमालय के ऊंचे शिखर पर चढ़कर ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। वह कहना चाहता है कि वह हिमालय के ऊंचे शिखर पर चढ़कर बंदरों की तरह क्यों बैठी है, नीचे उतर आए। वह कहता है कि हे नए कवियों, ठेलों पर लदो और पान की दुकानों पर बिको। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियाँ देखकर लेखक के मित्र को हिमालय के आकर्षक सुंदर बर्फ की याद आ गई। और यहाँ पर लेखक ने उसी हिमालय की शोभा का वर्णन किया है। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को भी बताई।
ये जितनी भी बातें मेरे मन में थी वे उन्होंने अपने मित्र को भी बताई। लेखक बताते हैं कि ठेले पर लदी हुई बर्फ की सिल्लियां देखकर उनके मित्र ने उनको हिमालय की शोभा कहा। तो लेखक के मन में, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं न कहीं उनके मन को खरोच गई है। खरोचना ने चुभना। जैसे ही लेखक के मित्र ने उस बर्फ को हिमालय की सुंदरता कहा तो लेखक के मन में एक शीर्षक सूझ गया और फिर उन्होंने उसके बारे में तरह तरह की बातें सोची। जो बातें उनके मन में आई वे सभी बातें उन्होंने अपने मित्रों को बताई और उनके मित्र सुनकर हंसे भी, लेकिन लेखक को लगा कि वह बर्फ उनके मन में कहीं न कहीं चुभ गई है। ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के नीचे नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा की चांद तारों की बातें करते देखा है, जिस लेखक ने 50 मील दूर से भी नीले आकाश में चंद्रमा और तारों के प्रकाश में हिमालय के शिखरों पर, हिमालय की चोटियों पर जमी हुई सफेद बर्फ को झिलमिलाते हुए देखा हो। उजली बर्फ की धुंधली हल्के जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। उसके मन पर हिमालय की बर्फ ऐसी खरोच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीरा उठती है। पीरा उठना ने टीस पैदा करना, दर्द पैदा करना। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने देखी है। लेखक ने बताया कि उन्होंने 50 मील दूर से नीले आकाश में चंद्रमा और तारों के प्रकाश में हिमालय के शिखरों पर जमी हुई उस सफेद बर्फ को देखा है। चांदनी के हल्के नीले जल में दूध के समान सफेद समुद्र की तरह जगमगाते देखा है। उसके मन पर हिमालय की बर्फ की एक खरोच बनी रह जाती है। जब भी उन्हें हिमालय की बर्फ की याद आती है तो उनके मन में एक टीस उठती है, एक दर्द उठता है। यह एक सच्चाई है। लेखक कहता है कि इस सच्चाई से अपरिचित नहीं है क्योंकि उसने इस बर्फ को स्वयं देखा है। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय की बर्फ लेखक को आकर्षित करती है, यह बात उन्होंने बताई है और याद आने पर वह उसके मन में एक टीस उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर लेखक ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप वह रास्ता। जब वे रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि बड़ा कठिन भरा रास्ता है और आसपास कोई हरियाली नहीं थी, बिल्कुल सूखा और दिखने में भी सुंदर नहीं। वह रास्ता कैसा था? कष्टकारी, और जहाँ कोई हरियाली नहीं थी। पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। पानी तो कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सूखे भूरे पहाड़, ऐसे पहाड़ जिन पर कोई हरियाली नहीं थी। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी। जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे।
लेखक ने बताया कि रास्ता कैसा था, बड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ, और वहाँ पर कोई हरियाली नहीं, और ऊपर से पहाड़ों को काट कर बनाए गए टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। और बस को चलाने वाला एक नया नया सीखा हुआ ड्राइवर था। तो उसको बस चलाते हुए देखकर बस में बैठे हुए यात्रियों की हालत खराब हो गई, और सबके डर के मारे चेहरे पीले पड़ गए। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम हम दो थे। वहां उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने से एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर, काठ ने लकड़ी, काठ की बेंच पर बैठकर वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। तबीयत, उनका जो शरीर है वह थक चुका था, और मौसम कैसा था, उमस वाला था, हवा बिल्कुल नहीं थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी। लारी यानी गाड़ी। और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। शुक्ल जी जैसा मित्र पिछले जन्म में किए गए अच्छे कार्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था। वे ही हमारे ऐसे मित्र थे जिन्होंने कोसानी आने के लिए हमें उत्साह दिलाया था। और खुद तो कभी चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं दिखाई दे रही थी। पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो गई। काफूर होना ने गायब हो जाना। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लेखक ने देखा कि उनके मित्र शुक्ल जी के साथ एक और व्यक्ति साथ में है। तो उन्हें देखकर उनके मन में विचार आया कि यह नया व्यक्ति कौन है। लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिया जोलासी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकीन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही खीसिया शरीर, और उस पर अपने आप को झूमते हुए आना। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा कि हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं। सेन अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो रास्ते में सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर जब उनकी बस आगे चलना प्रारंभ हुई तो लेखक ने देखा कि सुडोल ने एक आकार में ढले हुए पत्थर, कल कल करती हुई कोसी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। लेखक ने देखा कि रास्ते में सुडोल यानी सुंदर आकार में ढले हुए पत्थर दिखाई दे रहे थे, और कोसी नदी का कल कल करते हुए पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। और उस नदी के किनारे छोटे छोटे सुंदर और हरे भरे खेत थे। कितनी सुंदर है सोमेश्वर घाटी। जब लेखक ने सोमेश्वर घाटी को देखा तो उनके मन में विचार आया कि यह घाटी कितनी सुंदर है।
एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें, कभी कभी कोसी और उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरी थी। कहीं कहीं पर लेखक ने देखा कि बिल्कुल सड़क जो है सुनसान जंगलों से होकर गुजर रही थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क। सड़क कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी और कंकर और पत्थरों से भरी हुई और अजगर के समान, अजगर की तरह सड़क थी। धीरे धीरे बस उस सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ता सुहावना था। उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालस बना रहा था। तंद्रालस यानी आलसी। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में निराशा आती जा रही थी। अब तो हम कोसानी के नज़दीक हैं। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोसानी पहुंचने वाले हैं। कोसानी से 18 मील चले आए। कोसी से वे 18 मील आगे निकल पड़े थे। कोसानी अभी यहाँ से केवल 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य? लेखक तो यह सोच कर आए थे कि वे हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे रास्ते देखकर उनके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।